Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Yashna Sharma. Now signing in, it's me. हम पैडागोजी के बारे में बात कर रहे थे, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, और उन्हीं के बचे हुए टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने उसमें करिकुलम पढ़ लिया है, करिकुलम के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कि करिकुलम कैसे फॉर्म होता है, करिकुलम कैसे डेवलप होता है, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, करिकुलम की डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की और करिकुलम की नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है आपके स्कूल करिकुलम में। ठीक है, तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अगले वाले टॉपिक्स को पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। और वैसे भी जब तक हमारी प्रीवियस नॉलेज क्लियर नहीं होती तब तक हम नेक्स्ट नॉलेज को अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं कि पहले की जो नॉलेज है या जो पहले का ज्ञान है आपको अगर अगली नॉलेज को गेन करने में काम आए या हेल्प करे तो वो किस तरीके की लर्निंग है, वो पॉजिटिव काइंड ऑफ लर्निंग। और काइंड्स ऑफ लर्निंग में जीरो ट्रांसफ़र लर्निंग भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है। तो ये तो हमारा पॉइंट नहीं था। चलिए, इट्स फॉर योर नॉलेज। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन साइंस। देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको हर पेपर के लिए हेल्प करेंगे। ये केवल पर्टिकुलर साइंस के लिए ही हेल्प नहीं करेंगे। आप जो भी बीएड का कोर्स पढ़ रहे हैं और कहीं पे भी करिकुलम पढ़ रहे हैं और आपको लिखा हुआ मिले कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं करिकुलम को बनाने में। कंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पे कि निर्माण या सिद्धांत या बनाना, कोई भी जो भी हम करिकुलम बनाना चाह रहे हैं या जो भी उसका निर्माण करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे और किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको करिकुलम के हर उसमें काम आएंगे, चाहे वो आपका कोर्स 8 हो, कोर्स 5 हो या कोई भी कोर्स हो। तो आप ये पॉइंट्स आराम से इजी वे में लिख सकते हैं, बस आपको ये पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन साइंस, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत विज्ञान में, है ना। विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं और उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे कंसीडर करेंगे, इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, करिकुलम का, और हम इसे छोड़ नहीं सकते या स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसके बाद इस फ्लो चार्ट्स को भी पूरा आप लर्न कर लीजिए। और लर्न करने के बाद जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है फ्लो चार्ट, तो आप इसको 1.11 करके आप ईजी वे में डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट्स क्लियर करते हैं। चलिए, जो हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन साइंस, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत विज्ञान में। तो सबसे पहला जो स्टेप दे रखा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल कल्चरल वैल्यूज़। इसको आप बोल सकती हैं पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। यानी कि आप किस चीज़ का सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सामाजिक और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत होना चाहिए जब भी हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, ठीक है। इससे और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिटी का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का सिद्धांत, ठीक है। प्रिपेयर करने का सिद्धांत इसमें कि फ्यूचर से या कुछ भी रिलेटेड है तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब है हमारा किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना या उपयोग करना अपनी लाइफ में। तो ये पहले आप सारे स्टेप्स देख लीजिए कि कितने हैं ये, इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मतलब उपयोगिता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब हो गया पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, सृजनात्मकता का सिद्धांत या क्रिएटिविटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस एंड हार्मोनी, इसका प्रिंसिपल, ठीक है, इसके सिद्धांत की बात करते हैं हम। तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस के मतलब कि व्यापकता और जो संतुलन होता है, यानी कि किसी चीज़ का बैलेंस, यानी कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, इसका सिद्धांत, यानी कि व्यापकता तथा संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिवनेस एंड हार्मनी। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब यहाँ पे है कि सहसंबंध कैसे है विज्ञान का अदर सब्जेक्ट से, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध या कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं आप, कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है कि द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे कि संरक्षण का सिद्धांत, कि हम अपने जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, उसका क्या सिद्धांत है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 9 में दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे क्रियाशीलता या एक्टिविटी का सिद्धांत। एंड द लास्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ
फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है लचीलेपन का, या चीज़ें बहुत रिजिड ना हो, बहुत हार्ड ना हो, सॉलिड ना हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगी, ये सारी हेडिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, इन 10 पॉइंट्स के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अगले वाले पेज पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, आप हेडिंग डालिएगा और देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं और आपको इनको 10 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला वाला पॉइंट है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो हमारा था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मैं शॉर्ट में लिखूँगी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़। यानी कि इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, देखिए इस वाले पॉइंट में हम यही बात कर सकते हैं कि जो भी हमारा समाज का वैल्यू है या जो भी हम समाज में रह रहे हैं, तो हमारा जो सामाजिक दृष्टिकोण है और जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है वो किस तरीके से साइंस के पर्पस से यूज़ है, ठीक है, साइंस कैसे यूटिलाइज़ कर देता है उन चीज़ों को, इसके बारे में। फिर विज्ञान जो आपका सिलेबस आपका चेंज हुआ है, मान लीजिए सोशलिस्टिक है, कल्चरल है, कंडीशन है, और आपकी नीड पे क्या इफेक्ट करता है। फिर हर नागरिक को ये भी बताता है कि हम अपने बिहेव में कैसे चेंजेस लाएँ, है ना, कल्चर के बारे में बात करता है, कल्चर को बताता है। फिर कल्चर से किस तरीके से हम सामाजिक विकास को देखते हैं। फिर ठीक है, और मान लीजिए जो भी चीज़ें हमें, मान लीजिए यूटिलाइजेशन करना है किसी भी चीज़ का, तो उसका उपयोग कैसे करें, उसको यूटिलाइज कैसे करें। इसके बाद जो साइंस है, साइंस का करिकुलम मेजरमेंट के बारे में बात करता है, एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है ना, और किसके बारे में बात कर सकता है, पर्यावरण के बारे में बात करता है, आपकी जो एबिलिटी है, स्किल के बारे में बात करता है। तो इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, कंटेंट को भी देख सकते हैं कि समाज में रहकर सांस्कृतिक मूल्यों का हम विकास किस तरीके से कर सकते हैं और आपका बच्चा किस तरीके से कर सकता है, और पर्टिकुलर वो प्रॉपर कैसे एक कुशल नागरिक बन सकता है, और कुशल नागरिक बनकर कि वो कैसे आपके समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकता है, यानी कि उसकी नीड के साथ, उसके इंटरेस्ट के साथ, उसके कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन के साथ। तो इन सब चीज़ों की भी बात करता है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। तो मतलब चीज़ों को कैसे हायर करना है, यानी कि जो भी हम प्रिंसिपल बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रिंसिपल को हम कैसे देखते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जो भी हमारा प्रिंसिपल बना है, तो हमारे उसमें वैल्यूज़ क्या हैं, उच्च कक्षाओं के लिए या उच्च एबिलिटी के लिए बोल सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो दे रखा है यहाँ पे, उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति या किसी भी तरीके की आप तैयारी का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मान लीजिए हम प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी कक्षा के बाद हमारा जो हायर प्राइमरी आएगा, ठीक है, इसके बाद जूनियर सेक्शन आएगा, हाई स्कूल आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, यानी कि हायर सेकेंडरी आएगा, और इंटरमीडिएट के बाद कॉलेज भी आता है, विद्यालय भी आता है। तो जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का आगे यूज़ करते हैं। यानी कि कहने का ओवरऑल सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी आपकी एजुकेशन है, आपने किसी भी तरीके से जिस भी क्लास में ली है, जिस भी स्तर से ली है, ठीक है, बड़ी कक्षाओं में जाकर वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर आप पढ़ते आ रहे हैं साइंस, तो वो चीज़ इतनी ईजिली ख़त्म नहीं होगी। इसलिए जब भी साइंस का देखा जाएगा, करिकुलम कंस्ट्रक्शन होगा, तो हम उन सारे कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो टॉपिक्स हैं, वो आगे जाकर पूरे डिटेल में स्टडी किए जाएं। तो इन सब चीज़ों को भी क्या है, करिकुलम में आपको इम्पॉर्टेंस देनी है, या करिकुलम में इम्पॉर्टेंस देनी है। इसके बाद जो भी आपकी नीड्स हैं हायर एजुकेशन के लिए, और आपका बच्चा जो भी आगे जाकर कुछ सीखना चाह रहा है, साइंस को बेनिफिट करना चाह रहा है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है, और उन सब चीज़ों को भी बच्चों को हमें बताना ही है। तो हमें साइंस का करिकुलम जब भी बनाना है, इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि जो बालक की इंपॉर्टेंस है वो उसके नीड के अकॉर्डिंग हो, वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और अगर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहा है तो उसकी डिटेल नॉलेज भी रहे, है ना। ऐसा ना हो कि वो साइंस पढ़ रहा तो उसको बर्डन लगे और वो जो पहले पढ़कर आया है उसकी नॉलेज उसको हायर एजुकेशन में यूज़ ना हो। तो बच्चे का जब भी पाठ्यक्रम बनाना है, हमें इस चीज़ के लिए इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3,
प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी की, तो पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, जो बच्चों को जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, वोकेशनल एक्टिविटी हो गई है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बताए, जो खाली टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें। यानी कि पाठ्यक्रम में अगर हम देखा जाए तो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन पढ़ाएंगे, वो उन रूल्स रेगुलेशन को जरूर उनकी डेली एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए, बताना ही पड़ेगा पाठ्यक्रम में कि बच्चे के लिए कितना बेनिफिट है, बच्चे के लिए कितना यूज है। यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत जो है, अब ठीक है, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए जो विज्ञान की हिस्ट्री है, जो साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में बता सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की बिहेव में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, फिर विज्ञान की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, है ना। डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे एस्थेटिक की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो विज्ञान हर जगह ही है। तो बच्चों को ये भी बताना चाहिए, बताए साइंस का पाठ्यक्रम। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड रखे बच्चों के लिए, बच्चों को मोटिवेशन दिया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं वोकेशनल पर्पज से भी बनाएं, ताकि बच्चे खाली समय में अपनी टाइम का यूटिलाइजेशन करके इन सब चीज़ों को कर सकें और दूसरी चीज़ों से हेल्प भी ले सकें। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब है सृजनात्मकता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो भी डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, उससे वो उनको क्या नॉलेज मिल रही है और उस नॉलेज को वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट एक होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वो अप्रोच है जहाँ पे बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। टीचर उसको केवल नॉलेज देता है, केवल उसको गाइड करता है, लेकिन उसको नॉलेज खुद से बनानी होती है। तो जो साइंस का पाठ्यक्रम है, ऐसा कंटेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें बच्चे कुछ क्रिएटिविटी कर सकें, कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें, है ना। कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, करंट प्रोजेक्ट दे दिया, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट दे दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट दे दिया जाए, फिर इको क्लब का प्रोजेक्ट दे दिया जाए। तो बच्चे इस तरह की क्रिएटिविटी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो बच्चे उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होकर क्या करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएंगे, जो बोलना नहीं जानते हैं, जो कहना नहीं जानते हैं। तो कभी कभी कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कभी कभी अगर आंसर देना भी होता है तो वो हाथ नहीं उठाते और आंसर नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनको हेजिटेशन होती है। तो बच्चों के अंदर ये सब चीज़ों को निकालने के लिए भी और क्रिएटिविटी आइडियाज़ उनके माइंड में आते रहते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए भी पाठ्यक्रम बनाते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो साइकोलॉजी आपको पता है कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी विज्ञान का पाठ्यक्रम बनेगा तो आप उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, फिर उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए भी इसी हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसमें कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर बालक की एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दिया जाए, है ना। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी बच्चों की समझनी ही पड़ेगी। तो जो भी पाठ्यक्रम बनाए तो साइकोलॉजी के हिसाब से हम लर्निंग बाय डूइंग की बात कर सकते हैं ना, कि बच्चे को खेल के माध्यम से कुछ समझाया जाए। फिर लॉ ऑफ रेडीनेस जो थॉर्नडाइक ने दे रखा है उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कर सकते हैं, लॉ ऑफ मैच्योरिटी की बात कर सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं, है ना, जनरलाइजेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल में बहुत सारे लॉ हैं जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करती हैं। हमने एक्सरसाइज की बात की, मैच्योरिटी की बात की, रीजनिंग की बात की, है ना। जनरलाइजेशन भी देखना चाहिए, बच्चों की जो थ्योरीज वगैरह बनी हैं, जो भी प्रिंसिपल वगैरह बनाए हैं, तो बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से ही होने चाहिए। अगर वो बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो फिर केवल कंटेंट पे ध्यान देंगी या केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात करेंगे तो फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपको पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमारा स्कूल है और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चेंजेबल हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो समय के अनुसार हमको चेंज होना पड़ता है, परिवर्तन होना पड़ता है। पुरानी नॉलेज हमेशा काम नहीं आती है। ठीक है, तो हम जब भी बच्चों का पाठ्यक्रम बनाएं तो समाज और बच्चों को जरूर ध्यान में दें कि हाँ अभी कौन सा चेंज हो गया है। कोई मान लीजिए डिस्कवरी हो गई है तो उसके बारे में पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जो चीज़ फिक्स करके बना दी, बच्चे को वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे भले ही बच्चा उसका यूज़ नहीं कर पा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में नहीं देना है। और दूसरी चीज़, बच्चे की जो नीड है, सोशल नीड क्या है, बच्चे की नीड क्या है, और मान लीजिए जो आज की कंडीशन है तो उसके हिसाब से समय समय पर आपको पाठ्यक्रम चेंज करना पड़ेगा। जब भी मतलब पाठ्यक्रम बनाएं आप, प्रिंसिपल जब भी आप बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रिसेंट ट्रेंड है, जो रिसेंट नॉलेज है, जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो न्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है,
वो आपको अपने पाठ्यक्रम में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तभी स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा और बच्चों को ये तभी पता चलेगा कि हाँ हाँ ये चेंजेस हो गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन नई है, नई डिस्कवरी हो गई है, नई खोज हो गई है और इस कंटेंट में इतना बात हो चुका है। और ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं वो पढ़ के इस चीज़ का अनुभव कर सकेंगे कि हाँ ये चीज़ आज के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ फिक्स होगी तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कभी कभी डिसयूज़ हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है लाइफ में भी, चाहे लाइफ हो, चाहे पाठ्यक्रम हो आपका, और चाहे आपकी डेली एक्टिविटी हो, हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। बी फ्लेक्सिबल, ओके, डोंट बी रिजिड। तो आपको रिजिड बनने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में देखिए क्या होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी इन द सेंस कि वो कर कर की चीज़ों को सीखे, चाहे वो प्रैक्टिकल करे, चाहे वो खेल के माध्यम से सीखे, चाहे वो नेचर के माध्यम से सीखे, है ना। और प्रैक्टिकल करके सीखेगा तो उसकी नॉलेज जो होगी वो क्या होगी, वो परमानेंट होगी, वो कहीं ना कहीं उसका अच्छा बेस भी तैयार हो जाएगा। यानी कि बालक जो होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम खेल के माध्यम से चीज़ों को सिखाएंगे, करके दिखाएंगे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, तो वो टफ से टफ चीज़ों को भी क्या करेंगे, बहुत ईजी फॉर्म में सीखेंगे। तो जब भी पाठ्यक्रम बने आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पाठ्यक्रम को आपको बोर नहीं करना है, ठीक है, पाठ्यक्रम को आपको डल नहीं करना है, पाठ्यक्रम को आपको बच्ची की एक्टिविटी के हिसाब से। जैसे साइंस की बुक है तो साइंस की बुक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए होने चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है जो चैप्टर के एंड में दिया होता है, तो एक्टिविटीज़ वगैरह भी दी होनी चाहिए और उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल अडॉप्ट करके पाठ्यक्रम में जो दे रखा है उसको सीखने की कोशिश करें, कुछ रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करें, और जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ने में, ठीक है, उसको वो एक्टिविटी को करके ढूंढने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव एंड हार्मोनी। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव एंड हार्मोनी में देखिए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बालक है आपका, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, वोकेशनल हो या स्पिरिचुअली हो, तो सभी के बच्चों के अंदर क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हम सभी चीज़ों को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी पाठ्यक्रम बने तो हमें इन सब चीज़ों को उतना डालना है कि सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो और बहुत व्यापक रूप से डालना है। यानी कि बच्चे की जो नीड है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उनकी जो मेंटल एज है, तो जो कंटेंट है आपका सब्जेक्ट कंटेंट है, हमको उसमें ज़रूर डिटरमाइन करना चाहिए कि बच्चे क्या हो, खुश होकर पाठ्यक्रम को पढ़ें, ना कि उनको डल लगे सिलेबस, उनको बोरिंग ना लगे, उनको बहुत डिफिकल्टी भी ना हो। हमें सिलेबस ऐसा भी नहीं बनाना है कि बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और सिलेबस हमें बहुत ईजी भी नहीं बनाना है कि बच्चों के लिए, बच्चों की नॉलेज से वो सिलेबस कम है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। यानी कि एक तरीके का आप बोल सकती हैं कि बैलेंस जो बनाना है वो बैलेंस बन सके, है ना। बैलेंस इन द सेंस कि हमें उतनी नॉलेज जरूर पाठ्यक्रम में प्रोवाइड करनी है कि बच्चे पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद अपने बिहेव में डिफरेंट तरीके के चेंजेस ला सकें, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और उनको अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकें कि हाँ किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें बैलेंस कितना ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन बना सकें अपने सब्जेक्ट वाले, साइंस वाले सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आपका मान लीजिए परंपरा है या जो भी आपका सिद्धांत है, तो हम उसके बारे में ही बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है और हमारी नीड्स भी इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो जब भी प्रिंसिपल बने तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट में जितनी भी घटनाएं हो गई हैं साइंस से रिलेटेड, जितनी भी डिस्कवरीज हो गई हैं, जो भी नई नई नॉलेज हैं, उसके बारे में वो ज़रूर बताएं, है ना। उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं कि इन साइंटिस्ट ने इतना वर्क किया है और इन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण हम जब भी करें उन टॉपिक्स को, उन कॉन्टेंट्स को जरूर सेलेक्ट करें जो पास्ट से आए हुए हैं, तभी उनको पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट में पढ़ के उसका यूज़ कहाँ करेंगे, वो फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बनाकर कंजर्वेटिव यानी कि परंपराओं के ज्ञान का सिद्धांत, यानी कि जो भी नॉलेज है आपकी ट्रेडिशन नॉलेज जो भी है, कंजर्वेटिव नॉलेज है, उसको आप सिलेबस में जरूर इंक्लूड कीजिए, करिकुलम में जरूर इंक्लूड कीजिए, तभी बच्चे प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में पढ़ने के बाद उसको फ्यूचर में अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे और उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन द सेंस कि सहसंबंध का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत बोल सकते हैं आप। तो आपको पता है कि साइंस और मैथ कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। और दोनों के बिना हम, जैसे मान लीजिए हम मैथ पढ़ रहे हैं और हम साइंस के बारे में जानते नहीं तो हम मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर हम मैथ भी साइंस पढ़ रहे हैं और हम मैथ के बारे में कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो भी हमारे साइंस के लिए। और देखिए कॉमन मैथ सभी को आनी चाहिए, मैथ की अपनी ही इंपॉर्टेंस है लाइफ में, साइंस की तो है ही है, पर मैथ्स की भी, मैथ्स हेल्प करता है आपको बजटिंग में, हेल्प करता है चीज़ों को कैसे काउंट करना है वहाँ पे हेल्प करता है, किसी चीज़ की कॉस्टिंग में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं
गणित और जो साइंस और विज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स एक तरीके से देखेंगे, मैथमेटिक्स इज़ द गेटवे एंड द की ऑफ द ऑल साइंसेस, यानी कि जो गणित है वो सभी विज्ञानों का क्या है, एक तरीके से कुंजी है, की है। तो मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए। एक तरीके की डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप, या स्लोगन भी बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द गेटवे एंड द की ऑफ द ऑल साइंसेस, यानी कि सभी विज्ञानों की क्या है, कुंजी है या क्या है, गेटवेज है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें चीज़ों को कंसीडर करके और को रिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है। अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसके साइंस की जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम अचीव करते हैं उनको एक्टिविटी के माध्यम से अचीव करें और उनमें को रिलेट करके अचीव करें। फिर इसके बाद जो भी हम साइंस पढ़ें वो दूसरे सब्जेक्टों से को रिलेट करके पढ़ें, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, चाहे हमारे यहाँ SST के सब्जेक्ट्स हों, तो उनसे भी कहीं ना कहीं नॉलेज मिले। फिर विज्ञान के मान लीजिए बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं साइंस की, आपको पता है, तो वो जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड रखती हैं, है ना कहीं की नॉलेज काम आ ही जाती है, तो ये ब्रांचेस भी हेल्प करती है। तो यानी कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान दे सकते हैं आप। फिर टोटली एक्सपीरियंसेस का ध्यान दे रख सकते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, नॉलेज हैं, आपका बिहेव है, नीड है, इंटरेस्ट है, तो कम से कम जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो केवल उसमें केवल इन्फॉर्मेशन ही ना दें, बल्कि उसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड भी चीज़ें डालें, स्कूल से भी रिलेटेड चीज़ें डालें, और जो भी साइंस की बुक बन रही है उसमें एक्टिविटीज़ ज़रूर हो पाठ्यक्रम बनाते वक्त, और बच्चे के मेंटल लेवल और एज के हिसाब से भी बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, और आई थिंक मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंस में, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये जो मैंने पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये आपको साइंस में ही नहीं, आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह। पेडागोजी के अलावा जो भी आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब भी आपको प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन करिकुलम लिखने को आएगा तो आप आराम से इनको लिख सकती हैं, इस फ्लो चार्ट्स को बना सकती हैं, ठीक है। और आप एक एक पॉइंट को डिस्कस करिए, पहले आप फटाफट फ्लो चार्ट बनाइए, पूरे उसको कंसीडर करके आप अच्छे से सुंदर सा, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप वन पॉइंट को कंसीडर करके लिख सकती हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ ओरली बोला है आपको, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ को लिख कर नहीं बताया जा सकती है, आपको अपनी नॉलेज जो है आपको अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी। तो चीज़ों को समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ने की कीजिए और कंटेंट के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इसको लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस करते हैं, फिर भी इन केस आपको दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।